साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना वैश्विक संकट में अब जनता से एक अपील की। पहले भी कई बार अपील की गई, इस बार उन्होंने कुछ और बचत करने की अपील की। अब बचत करना तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, हर किसी का धर्म है कि बचत किया जाए। किसी भी ऐसे मौके के लिए कि कोई भी आपात स्थिति आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो कम से कम बचत करना होना चाहिए। इस वक्त तो दुनिया भी ऐसे दौर से गुजर रही है ना कि भाई बचत होनी ही चाहिए, तो फिर इतनी आफत क्यों आ गई? पूरा विपक्ष कल से एकजुट होकर इसी बात के खिलाफ में कोई भी मौका नहीं छूट रहा है और चूक रहा है प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए कि भाई क्यों कहा जा रहा है बचत करने के लिए, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, अभी तो चुनाव थे तब तो ऐसा नहीं हुआ था। दूसरे देशों की तरफ तो देखना नहीं है कि दूसरे देशों में आखिर हो क्या रहा है। अमेरिका हो, चाइना हो, और जिसकी सबसे ज्यादा बात की जा रही है ना पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तो कहां पर खड़ा है जरा आंकड़ों में आज दिखाई देंगे, लेकिन उसके बावजूद किसी को हजम नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री ने क्यों कह दिया कि भाई बचत की जाए। अब बचत के खिलाफ क्यों आखिर आवाज बुलंद की जा रही है, ये एक अलग बात है, लेकिन लग तो यही रहा है कि मोदी का विरोध करो, मुद्दा कोई भी हो, लेकिन जब बात नरेंद्र मोदी की हो और उनके मुंह से निकल जाए तो फिर उस मुद्दे का विरोध करना है। कुछ ऐसी ही नीति और रणनीति विपक्ष की बन गई है। तो जरा बयान सुन लेते हैं एक बार, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये कोई नई बात तो है नहीं। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने क्या क्या जनता से अपील की थी, और तब का दौर अब का दौर, जरा थोड़ी सी तुलना भी कर लेंगे। सबसे पहले जरा ये बयान और तस्वीरें देखते हैं। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। कल को कहेंगे दान कर दो सब कुछ, तो आप क्या कर रहे हैं? ये चिंतन मंथन तो आपको करना चाहिए। कारोबार नहीं लोगों के चल रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, उस पर बात नहीं होती, नफरत के ऊपर बात होती है, बस इसके अलावा बात ही नहीं होती। जी, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी को देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन देशभक्ति पर संदेह होने लगता है कि ये भारत के लिए और भारत की तरफ से बोलते हैं कि भारत के दुश्मनों की तरफ से बोलते हैं, समझ में नहीं आया करता। क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव खत्म हो गया, अब प्रधानमंत्री का कंधा कमजोर हो गया, वो आपका बोझ नहीं उठा सकते। अब आप जानिए, आपका भाग्य जाने। आप महंगाई झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए। 1965 देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक समय भोजन करने की सलाह दी थी। जय जवान जय किसान, वो नारा आज भी गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक राजनीतिज्ञ नहीं है, स्टेट्समैन है। अंतर्राष्ट्रीय संकट को उन्होंने भांपा है। आज तक हम लोग समझते थे कि पाकिस्तान फेल्ड कंट्री है पूरे दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान का रिलेवेंस बढ़ा है और इंडिया का रिलेवेंस घटा है विश्व समुदाय में, विश्व की कंट्रीज़ में, तो उससे तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है भारत की। लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने हिंदुओं से कहा कि हफ्ता में एक दिन का अनाज कम है मेरे पास, हिंदू भाई एकादशी मनाएं एक दिन और मुस्लिम भाई रोजा रखें। पूरा देश अनुकरण किया। क्या लाल बहादुर शास्त्री फेल्योर थे? ये पैनिक नहीं है, यही कहते थे ना, इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए। जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त थे, तो ये पर उपदेश कुशल बहुत ही रहे। राहुल गांधी
भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है। चलिए, तो ये तो आज के बयान थे, कल के बयान थे, और प्रधानमंत्री ने जो अपील की वो हमने सुनाई। लेकिन अब जरा ये भी बता देते हैं, क्योंकि दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि कब कब किस किस प्रधानमंत्री ने जनता से क्या क्या अपील की थी। अब जरा देख लेते हैं किन किन प्रधानमंत्रियों ने। पहला आप देखिए जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान देशवासियों से एकजुट होने की अपील की थी, और खास करके ये भी कहा था कि लोगों से कि भाई पैसा बचाओ, महिलाओं से कहा सोना और गहने दान देने की अपील तक कर दी थी। ये बात तब सामने आई थी। उसके अलावा यह भी कहा था कि देश हित में महिलाओं को अपना मंगलसूत्र तक दान करना चाहिए, और उन्होंने किया भी था। मतलब महिलाओं ने मंगलसूत्र दान कर दिया था। अब देशवासियों ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में 8 करोड़ रुपए और 252 किलोग्राम सोना उस वक्त दान कर दिया था। ये जवाहरलाल नेहरू के समय की बात है, तब का भारत। और अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी के समय 1965 में भारत दोहरी चुनौतियों से जब जूझ रहा था, उस वक्त की ये बात है, और अनाज का भारी संकट भी था। तब देशवासियों से हफ्ते में 1 दिन का उपवास करने की और रखने की अपील की गई थी। यह भी कहा गया था जब उपवास रखने के लिए कि बचे हुए अनाज से सोना और गरीबों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश की जाएगी। और उस वक्त संकट के दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान, ये जो नारा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, अभी भी उसकी बात की जाती है, ये तभी की बात है जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की बात आई। 1971 युद्ध के दौरान बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर जब देशवासियों से उन्होंने अपील की थी, ये तब की बात है। तब उन्होंने कहा भारतवासियों से कि शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की अपील करती हूं मैं। अब शरणार्थियों के बोझ को कम करने के लिए शरणार्थी सहायता टैक्स भी लगाया गया। डाक टिकटों पर अतिरिक्त शुल्क लिया गया, जिसे जनता ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमारे देश की जनता, उसके लिए पहले देशभक्ति है, राष्ट्रहित है, और वही सबसे ऊपर है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 1999 में जब करगिल युद्ध के दौरान एक बड़ा सैन्य संकट खड़ा हुआ, उस वक्त देशवासियों से सेना का मनोबल बढ़ाने और एनडीएफ में योगदान की उन्होंने अपील की थी। लोगों ने ट्रकों में भर भर कर सेना के काफिलों को फल दिए, बिस्किट दिए और सूखा राशन भी भेजा था। यहां तक कि आम नागरिकों से लेकर कॉरपोरेट घरानों ने भी रिलीफ फंड में दान किया था। ये हमारे देशवासियों की देशभक्ति है, और ये उस वक्त की मैं बात बता रही हूं, तब से लेकर अब तक। नई बात क्या है? सिर्फ यही कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, और मोदी विरोध में भाई कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। चलिए जरा एक बार अब जरा जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कहा था वो सुनवा भी देती हूं आपको, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। पुष्ट और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। लेकिन उसी के साथ ये भी बात है, और ये हमारे काबू की बात है, कि हमारे मुल्क ही में बाज लोग ऐसे कि जो अपने खुद गर्जी के लिए, अपनी लालच में ऐसी बातें उन्होंने की कि खुद फायदा हो चाहे कौम को नुकसान हो। तो सुन लिया आपने, एक बार फिर से सुनाइए जरा नेहरू जी को। पुष्ट और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। लेकिन उसी के साथ ये भी बात है, और ये हमारे काबू की बात है, कि हमारे मुल्क ही में बाज लोग ऐसे कि जो अपने खुद गर्जी के लिए, अपनी लालच में ऐसी बातें उन्होंने की कि खुद फायदा हो चाहे कौम को नुकसान हो। तो बात यह है, अब आपने सुन लिया कि तब जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यही बात कही है कि भाई, और आपने अभी कुछ समय पहले देखा ना कोविड के समय पर भी क्या हुआ था। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए तब तो कोई संकट नहीं चल रहा था। आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई थी तब क्या हुआ था,
उस समय भी उन्होंने पूल करने की बात कही, पेट्रोल बचाने की बात कही, फिर ऑड इवन जब लागू हुआ पोल्यूशन को लेकर के तब लोगों ने खुशी खुशी ऑड इवन को भी मंजूर किया। तो हमारे देश की जनता ना, देश हित में जो भी होता है सब उनको स्वीकार है। जब जनता को स्वीकार है तो फिर कौन लोग हैं जिनको स्वीकार नहीं है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी मौजूद हैं, हमारे साथ अमीक जमाई जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, साथ ही हमारे साथ अरविंद कुमार वाजपेयी जी हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है RLM के। हमारे साथ सैयद जवाद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अमीक जमाई जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। आपने नेहरू जी को भी सुन लिया, आपने सारी बातें सुन ली। अब अगर बचत करने के लिए बोला जा रहा है, बचत तो सभी को करनी ही चाहिए ना, आपात स्थिति के लिए हम भी अपने घर में करते हैं। तो दिक्कत सिर्फ ये है कि क्योंकि मोदी ने कहा है तो हमें बोलना है। रीमा जी, आपको भी मालूम है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले अगर प्रधानमंत्री जी ये भाषण देते तो चुनाव पे पश्चिम बंगाल के क्या असर पड़ता। चुनाव हो गया, चुनाव से पहले क्या वादा था? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया की 5 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था, ताकतवर अर्थव्यवस्था की तरफ भारत जा रहा है। इसका मतलब यही है कि जो नीति आयोग के आंकड़े थे, जो प्रधानमंत्री जी ने गलत डाटा के साथ बनवाए, पूरे देश में माहौल बनाया कि भारत बहुत आगे जा रहा है। भाई, रुपया तो आसमान, डॉलर तो आसमान पे जा रहा है, रुपया आपका पाताल पे जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जिम्मेदार नहीं है इन सारी परिस्थितियों के लिए। जिम्मेदार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का जो फेल्योर नेतृत्व है, जिसके पीछे इस देश के कॉर्पोरेट घरानों का राज है, कॉर्पोरेट घराने का लूट है। पूरे देश की जितने भी हमारी राष्ट्रीय संप्रदाय हैं उसका निजीकरण करना, PSU का निजीकरण करना, जितने भी हमारे PSU थे उसको निजी हाथों में बेच देना। तो सवाल यह है कि आज ये संकट आया क्यों है? मुझे तो लगता है कि इस पे एक दिन का राष्ट्रीय संसद का सदन बुलाया जाना चाहिए। और अगर कोई राष्ट्रीय संकट है, प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं माननीय अखिलेश यादव जी से कि हमें आपसे क्या क्या मदद चाहिए। आप तो कहते हो कि राष्ट्रीय अखिलेश जी बड़ी कभी कभार मदद करते हैं, तो मदद मांगिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे दुनिया में भारत की छवि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप हीरो तो बन गए, आप फेस तो बन गए, दुनिया के वर्ल्ड लीडर तो बन गए, लेकिन आप एक नेपाल नहीं संभाल पाए, आप एक चीन नहीं संभाल पाए। पाकिस्तान अमेरिका के सामने आज देखिए कहां उसका कद अमेरिका ने आगे बढ़ा दिया है। ईरान से आपके रिश्ते खराब हैं। ईरान के सिर्फ साम्राज्यवादी रुख की वजह से आपने ईरान के साथ उसको डिसोन किया। आज जो एनर्जी क्राइसिस है, दिस इज जस्ट ड्यू टू नरेंद्र मोदी फेल्योर गवर्नमेंट। आज आप कह रहे हो पहले सोना खरीदना स्वाभिमान था, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमारे देश की बहनों, भाई बहनों, बेटियों, ये स्वाभिमान का विषय है सोना खरीदना। अब कह रहे हैं देशभक्ति का मामला है, बिल्कुल ना खरीदो। कल कहेंगे स्कूल छोड़ दो, कल कहेंगे कॉलेज छोड़ दो, कल कहेंगे जो चाहिए देश के पूंजीपतियों को चाहिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, भारत की जनता की तरफ उनका कोई ना 14 से लेके 26 तक रीमा प्रसाद जी, उनका जो रुख था वो कभी नहीं था। अमीक जमाई जी, बाकी सब तो ठीक है, आपने जितनी बातें बोली उन पर मैं अनिला सिंह जी से जवाब लूंगी, लेकिन आपने क्योंकि कहा कि पाकिस्तान देखिए कहां से कहां पहुंचेगा, तो पाकिस्तान कहां पहुंचा है? फ्यूल राशनिंग वहां पर पिछले लगभग जब से ये संकट शुरू हुआ तब से चल रही है। पेट्रोल के दाम जो हैं वो 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहां पर बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है कब से, और बिजली तक वहां पर नहीं दी जा रही है। 321 रुपए पर लीटर जो है वहां पेट्रोल पहुंच चुका है, और महंगाई दर में भी 11% की वृद्धि हो चुकी है। पाकिस्तान यहां पहुंचा है और भारत कहां पर है? अभी तक ऐसा कुछ तो भारत में नहीं दिखाई दिया, तो पाकिस्तान से तुलना नहीं करनी चाहिए थी। रीमा जी, हमारे देश में प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की जो रिपोर्ट वो कहती है कि 73 करोड़ लोग रोजाना की 20 रुपए पे अपना गुजर बसर करते हैं। 40 करोड़ लोग 1 जून का खाना नहीं खाते हैं, फाका करते हैं। मेरा पाकिस्तान के बारे में ये कहना था कि अमेरिका के सामने जो भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लीडर हुआ करता था, दुनिया हमसे पूछती थी कि क्या आपकी मददताएं क्या होंगी। नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को डुबा दिया, अंतरराष्ट्रीय छवि को जैसा डैमेज किया है, हमें उभरने में 50 साल लगेंगे। तो जब तक ये प्रधानमंत्री इस देश में है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है,
ये मुल्क पटरी पर नहीं आने वाला। ठीक है, तो सवाल मैंने जो कहा था वही है ना कि मोदी विरोध में सब हो रहा है। अनिला सिंह जी, जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक भारत पटरी पर नहीं आ सकता। जी, मेरी सभी को राम राम। और मुझे पता नहीं था कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने मिमिक्री करने का भी काम शुरू कर दिया। खैर, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो इसीलिए शायद मिमिक्री करते हैं। और सबसे ज्यादा प्रिय इनको नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्हीं की मिमिक्री ये लोग करते हैं। खैर, काम धंधा इनका चलते रहना चाहिए। और ये भी समझ में आ जाना चाहिए, ये राष्ट्र चलाने की बात है, कोई प्रदेश चलाने की बात नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील करी है इनको समझ में नहीं आ रही तो मैं बता देती हूँ। आर्थिक राष्ट्रवाद यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, जिससे इनका कोई लेना देना नहीं है, ये वो अपील है। आर्थिक राष्ट्रवाद और वैश्विक संकट में भारत की आत्मनिर्भरता, इसकी अपील की है। कोई ऐसा नहीं है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के दौरान हमने देखा है कि फरमान जारी हुआ करता था। यह तो अपील की है। आपका मन है मानिए, आपका मन नहीं है नहीं मानिए। आपने दुनिया भर की बातें उल्टी सीधी जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए कह दी है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि विपक्षी दल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार की जो विफलता कह रहे हैं ये दूरदर्शिता है। कोरोना के समय भी हमने देखा था कि पूरे विश्व में अगर सबसे अच्छी तरीके, सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा देश है, और उसको किस तरीके से पूरी सिचुएशन को हमने हैंडल किया है। हाँ, हम देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, उसके बाद 2.5 महीने से जो है यहाँ पे अमेरिका, इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है। पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व, मैं ये कहूंगी कि इस वक्त डेफिसिट चल अनिला जी, उनका पॉइंट ये था कि चुनाव के समय नहीं किया, चुनाव खत्म होते, टाइमिंग को लेकर सवाल कर रहे हैं वो, कि चुनाव खत्म होने का इंतजार हो रहा था। देखिए, मैं तो एक नागरिक के तौर पे ये देखती हूँ, हर एक वो दिन जब मैं जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को रिड्यूस कराने में अगर कोई योगदान दे सकती हूँ अपने राष्ट्र के लिए, तो वो मेरे लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है। या मैं कहूंगी जो इस राष्ट्र के नागरिक हैं, अगर उनको एक दिन भी वो मिल जाता है जब वो उनको लगता है कि चीजों में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो बुराई क्या है। हाँ, 2013 का आप बयान याद करिए चिदम्बरम जी का, जब उन्होंने कहा था कि नहीं, सोना वोना मत खरीदो, बहुत ज्यादा सोना खरीदते हो, टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी इतनी भारी लगा दी। 1991 बैंक ऑफ इंग्लैंड 47 टन ऑफ गोल्ड जाके गिरवी किसने रखा था? हाँ, 20 टन गोल्ड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में किसने जाकर गिरवी रखा था? भारतीय जनता पार्टी ने जाके गिरवी रखा था। यह भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने कुछ इस प्रकार की चीजें की कि वो राष्ट्र विरोधी हो। जब जब राष्ट्र की बात आई है, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, हमेशा साथ खड़ी हुई ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं अभी और कहें तो और आ रही हूँ आपके पास। सही है जवाब। अब मुझे ये बताओ कि पैसा छीनना सही है या प्रेरित करना सही है? इंदिरा गांधी ने पैसा छीनने तक की बात कर ली थी जबरदस्त तरीके से, वो सही था। नेहरू जी को तो आपने सुन ही लिया, वो सही था। या सिर्फ और सिर्फ आपसे अपील करना कि ऐसा कर लो तो आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, ये ठीक है? जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। रीमा जी, मुझे लगता है कि आप अपने ही प्रोग्राम जो है आजकल नहीं देखती। आपने 13 मार्च को अपना एक प्रोग्राम करा था, जब राहुल गांधी ने अपील करी थी लोगों से कि एक बड़ा संकट आना चाह रहा है, तो आपने बड़ा उस पर प्रश्न करा था, ये राहुल गांधी पैनिक क्यों फैला रहे हैं, ये कांग्रेस वाले पैनिक क्यों फैला रहे हैं, ये कहां से आ गई, हमारे पास सारे संसाधन है। आपने देखा नहीं, मैं आपको दोबारा से भेज दूंगा, देखा करिए आप कितने अच्छे शानदार सवाल करती। मैं अपना प्रोग्राम दर्शकों के लिए करती हूँ, खुद ही देखने के लिए थोड़ी ना करती हूँ। अपनी प्रोग्राम की टीआरपी मैं खुद क्यों बढ़ाऊंगी, आप लोग बढ़ाओगे ना। अच्छा, मतलब कहने को कह दी बात, ठीक है, मैं समझ गया। वो है ना कि उस तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको। चलिए ठीक है, दिक्कत ये तो नहीं है कहीं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई विदेश कम जाए तो राहुल गांधी को दिक्कत हो रही है, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, आप विदेश दौरे कम किए जाएं, आदरणीय पॉइंट ये तो नहीं है कहीं? अरे सुनिए तो रीमा जी, जवाब सुनिएगा, बहुत शानदार, मजा आएगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विदेश यात्राओं पर रुपए खर्च हुए, आप शायद उनकी बात कर रही थी। मुझे पता है आप बहुत निष्पक्ष और बहुत बैलेंस पत्रकार है, इसीलिए आप सरकार से कठोर सवाल करती हैं और प्रोग्राम भी बनाती हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं। हमारे पास तो भाई विश्व गुरु है ना,
हमें किस बात की चिंता है? हमारा डॉलर कमजोर थोड़ी ना है, ना रुपया कमजोर है। ये तो लोगों की सोच है। भारतीय जनता पार्टी अभी बता देगी गैस पे खाना बनाने के नुकसानात क्या हैं और कोयले पे खाना पकाने का फायदे क्या अरे हैं। भाई सवाल क्या था, कहां से कहां पहुंचते हो ना सैयद जवाद। हम वहीं पहुंच गए जहां पहुंच नहीं पा रही हैं। आपने ना इंदिरा गांधी की बात की, इतने सारे प्रधानमंत्री जो आपके आए हैं उन्होंने जो अपील की थी उस पर एक शब्द नहीं बोलोगे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने जब अपील की तो क्या हुआ, लोगों ने भर भर कर सोना दिया, भर भर कर अपने फंड दे दिए, तब की बात नहीं करेंगे। रीमा जी, वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री थे। हाँ, आपके भी और आपके बाप दादा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो बात कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। नहीं, वो देश के लिए कितना कर रहा है वो हमें पता है, लेकिन उद्योगपति मित्रों के लिए यही बात है ना। अरे यही बात है। मैंने शुरुआत में जो किया आपने सुना ही नहीं, फिर मैंने अपने प्रोग्राम का टाइटल ही ये रखा है, मोदी विरोध में बचत भी गुनाह। आपने ये बात सही साबित कर दी कि मैंने आज टाइटल बिल्कुल सही रखा है कि विरोध मोदी से है, बचत से नहीं है। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश नहीं है, ये समझ लीजिएगा। देश हम और आपसे मिलकर के और सबसे मिलकर के बनता है, और देश को बनाने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हमारे भी बाप दादाओं ने दी होंगी, आपके बाप दादाओं ने भी दी होंगी, और हमारे वाजपेयी जी की भी बाप दादाओं ने दी होंगी। बहुत मेहनत से ये मुल्क बना है, पाई जोड़ करके लिए बना है ये मुल्क, और इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। अगर विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी ने आपको सचेत नहीं करवाया होता, जिस वक्त आप कटाक्ष कर रही थी 9 मार्च और 13 मार्च को, उन्होंने बाकायदा सरकार से ये कहा था कि आपको तैयारी करना चाहिए, और मैं भी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, हमने भी प्रोग्राम करे, तो आप लोग कह रहे थे आप तो विदेश नीति के जानकार भी हो गए। हम लोग थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर विदेश नीति को पढ़ते थे, और पढ़ते भी इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। अब हमने चाय बना करके डिग्रियां नहीं हासिल करी है। अरविंद वाजपेयी जी का रुख करूं। ओके, हम देश की हालत को भी जानते हैं। अगर सरकार ने तैयारी नहीं की होती ना सैयद जवाद, तो आज आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा रहा होता। अगर सरकार ने तैयारी नहीं कर रही होती तो आप अपने घर में एसी में इस वक्त नहीं बैठे होते। तैयारी है तभी हम यहाँ खड़े हैं। जहां तैयारी नहीं है वो कहां खड़े हैं उनको देखिए। अरविंद वाजपेयी जी जवाब दीजिए। आपने विदेश नीति की बात करी। ओके, तैयारी की बात कर रही हूँ। अरविंद वाजपेयी जी आप बताइए, अंतरराष्ट्रीय अरविंद वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। पहले अभी की बात कर। रीमा जी 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था और आज करीब 70 दिन हो गए। सारे विदेशों में पेट्रोल के रेट बढ़े, हमने तो नहीं बढ़ाए। गैस के रेट बढ़े, हमने तो नहीं बढ़ाए। हाँ, कॉमर्शियल के थोड़े बहुत बढ़े। लेकिन आप एक बात को मान के चलिए कि ये विरोध करते करते मतलब जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। 21 राज्यों में हम लोगों की एनडीए की सरकार है। जनता बार बार वोट के माध्यम से ये संकेत दे रही है इनको कि विरोध से नहीं चलेगा, ये इनको सोचना पड़ेगा बार बार। अब इन्होंने फिर वही कर दिया, विरोध शुरू कर दिया। अरे भी क्या कहा है मोदी साहब ने? सिंपल ये कहा है कि ये परिस्थितियां चल रही हैं और इन परिस्थितियों को हमको टैकल करना पड़ेगा, उसमें देशवासियों को भी सहयोग करना पड़ेगा और ये चीजें हमको करनी चाहिए। युद्ध क्या खत्म हो गया? या युद्ध जो शुरू हुआ था उसके परिणाम खत्म हो गए? या युद्ध की आशंकाएं बिल्कुल समाप्त हो गई हैं? तैयारी नहीं होती तो 70 दिन में सब जगह बड़ी महंगाई बढ़ी है, यहाँ तो नहीं बढ़ पाई। माफ करना, मेरा सिर्फ ये कहना है कि देश ने कई बार ये करके दिखाया है और इस सरकार ने खास तौर से कोरोना काल भी हमको याद है, तब भी ये लोग बीच में नहीं आसानी से कितने सलीके से देश की जनता को साथ रखते हुए उस संकट से उभारा गया था। बड़ा शोर मचाते थे कि कैसे इंडस्ट्री सरवाइव करेगी, कैसे एम्प्लॉयमेंट सरवाइव करेगा। 30 लाख करोड़ का पैकेज इसी सरकार ने दिया था उस दौरान। और अगर कोई स्थिति इस तरह की बनती है दोबारा तो सरकार उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। देश के वासियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है। अगर उन्होंने अपील कर दी, आए तो वो मचा रहे हो आप। भाई देखो, एक बात समझ लो, अगर आप लोग नहीं समझना चाहते हो तो ये हमारी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं है। परिणाम भुगत रहे हो और आगे भी भुगतते रहोगे। सजेशन दो कोई चीज तो आपको समझ आएगा। हाँ, ठीक बात है। जनता ये चीजें लाइक नहीं कर रही है।
10 सेकंड किस तरीके से जनता इन चीजों को पसंद नहीं करती और जनता के पास एक ही हथियार होता है कि मत डाल के वो अपनी आवाज और अपना आइडिया बुलंद कर देती है। शानदार वो इस पत्रकार है। सरकार के हक में है। अभी तो 5 राज्यों के चुनाव में रीमा जी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल क्या हुआ उनका, सुनिए तो कहाँ चले अपना साल भर की सैलरी डोनेट कर रहे हैं। जितने एनडीए के घटक दल हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक हैं और खुद रीमा जी हैं, खुद जो है अपनी आधी सैलरी जो है वो डोनेट कर दें। आधी क्या, मैं तो पूरी करने को तैयार हूँ, लेकिन आप ऐसी नौबत आए इसके लिए क्यों कल्पना किए जा रहे हो? आप क्यों कर रहे हो ऐसी कल्पना? क्यों भगवान से मना रहे हो? ऐसा दिन आना चाहिए देश में, ये तो गजब बात है। अच्छे दिन आए आप ये सोचोगे या बुरे दिन आए आप ये सोचोगे? तो करिए, ऐलान करिए अभी आप। सही है जवाब, साल भर तक सैलरी। सही है जवाब। भगवान से, अल्लाह से जब मनाया जाता है ना, ये मनाया जाता है हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे। ऐसा नहीं है कि मोदी विरोध में हम ये सोचने लग जाएं कि देश पीछे चला जाए। गजब बात है। सही है जवाब, आप गंभीरता से बहुत गजब बात कर रहे हो आप। नहीं गंभीर नहीं आते अमित जमाई, प्रधानमंत्री जी की बात पर आप खुद गंभीर नहीं आते नहीं प्रधानमंत्री जी की बात। अमित जमाई जी, दुनिया के जो सबसे अमीर देश है, एक सेकंड रुकिए, अब रुकिए। दुनिया के जो सबसे अमीर देश हैं, अमेरिका हो, चाइना हो, मतलब तमाम आप सबकी बात कर लो, सभी ने अपने जितने भी निवासी हैं, जितने भी देशवासी हैं, सबको कुछ ना कुछ ऐसी सलाहें भी दी हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस किए भी जा रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा अमेरिका डरा बैठा है, रशिया डर गया है या फिर चाइना डर के मारे कांप रहा है, ऐसा तो नहीं मानेंगे। तो डर फैलाने वाली तो बात ही नहीं है, ये तो आगाह करने की बात होती है ना। रीमा जी, कोई डरता हो या ना डरता हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस तो अमेरिका से डरती ही है। भारत के लोग नहीं डरते, हमारी जनता नहीं डरती। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों को क्या दिया? 2 करोड़ नौकरी का वादा, रोजगार संकट में देश को डाला, किसानों को एमएसपी का वादा, कृषि संकट में पूरे देश के किसानों को, हजारों किसान हमारे मारे गए। हमारे देश की जो सरहदें हैं, रीमा प्रसाद जी, आप हमेशा देश के लिए बहुत बड़ा हमेशा से बातें करते, कई दशक से हम लोग आपको देखते हैं। हमारी सारी सरहदें, आज पूरा देश महफूज नहीं है, दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं। बांग्लादेश जैसा देश जो हमेशा भारत के तरफ बतौर दोस्त रहा, आज पाकिस्तान के खेमे में बैठा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी की जब वो आप संसद में कहते हो एक वन नेशन वन लीडर, तो वन लीडर की बात तो की जाएगी कि अगर प्रधानमंत्री के पीछे पूरे देश की कॉर्पोरेट फोर्सेस, उन्होंने उनको पकड़ रखा है, हम वैश्विक संकट पर बात कर रहे हैं अभी अमित जी, अभी तो वैश्विक संकट की बात हो रही है ना, उसके लिए आगाह किया जा रहा है, उसके लिए अपील की जा रही है। ये सब बातें तो चुनावी बातें हैं जो आप कर रहे हो। रीमा जी, जो वैश्विक संकट है, तो मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। सबसे बड़ा संकट तो एनर्जी का क्राइसिस है। अगर मोदी जी सरेंडर नहीं करते साम्राज्यवादी देश अमेरिका के सामने, तो आज ईरान रशिया से बगैर किसी हर्डल के हमारे पास एनर्जी संकट का कोई विषय आता ही नहीं। लेकिन हम ईरान के खिलाफ गए और कहा गए फादरलैंड। तो फादरलैंड से मदद मांगिए, ईरान से भीख क्यों मांग रहे हो, रशिया से भीख क्यों मांग रहे हो? पूरे देश के लोग परेशान हैं। नयारा रिलायंस की रिफाइनरी के जरिए नरेंद्र मोदी के पूरे ग्रुप ने जो ऑयल भारत के लोगों के लिए आ रहा था, बेच के अमीर होने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, नयारा के मालिकों ने किया। तो संकट तो नरेंद्र मोदी की प्रो कॉर्पोरेट नीतियों की वजह से है। अरे सर, हॉर्मुज संकट हो रहा है, यहाँ वैश्विक संकट हुआ पड़ा है, किस तरीके से तेल को लेकर पूरे दुनिया में किल्लत हुई पड़ी है, आप अलग लेवल पे ही एलिगेशन लगा रहे हो सर। क्या नरेंद्र मोदी ने इजराइल के सामने सरेंडर क्यों किया? अरे सिर्फ भारत पर संकट नहीं है, पूरी दुनिया पर संकट है इस वक्त। नो, रीमा जी, आपका चैनल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी देखा जाता है। मुझे 20 सेकंड दीजिए। अगर नरेंद्र मोदी जी पुराना ईरान का जो हमारा रिश्ता था उसको निभाते, इजराइल से भी निभाइए, किसी ने आपको मना नहीं किया था। लेकिन जब जंग के 24 घंटे बचे थे तो आपने जाके इजराइल को ईरान के खिलाफ भड़काया और आपने कहा कि आप इजराइल के साथ खड़े। ओके। उसके बावजूद भी ईरान ने भारत के लोग, ठीक है, हिंदू मुसलमानों की वजह से, ठीक है, ऑयल की सप्लाई भारत के छोड़ी। आ गया। ओके,
अनिला जी के पास मुझे आना है इस जवाब के लिए। एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद अनिला जी से जवाब। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. यूपीआई है, हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार, अभी भी कैशबैक का है? Change क्या था? Change कर। डिजिटल पेमेंट सीख। Next, तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। चलिए अनिला जी जवाब दीजिए अमीक जी की बात का। जी बिल्कुल। अमीक जी, आपके सांसद अजय सिंह लोधी एक बहुत ही भद्दी गंदी गाली उन्होंने प्रधानमंत्री जी को दी है, ठीक है? जो अपील प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम कल करी थी, तो उसके ऊपर एक बहुत ही गंदी गाली दी है। क्या कहना है आपका उस पे? क्या कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को जो उन्होंने गाली दी थी, आप उसको कंडेम करते हैं या नहीं करते हैं? जवाब दीजिए, हाँ या ना। जवाब दीजिए अमीक साहब। आपके सांसद ने नरेंद्र मोदी जी को बेहद गंदी भद्दी गाली दी है, आप उसको कंडेम करते हैं कि नहीं करते हैं? कल तो आप हलाल हिंदू बता रही थी। नहीं, हलाल हिंदू आपको भी शर्म और आती है कि नहीं आती? मुझे बताइए, वो अपमान नहीं है, देश के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर को आप बताइए, आपके सांसद ने गाली दी है नरेंद्र मोदी जी को, आप कंडेम करते हैं कि नहीं करते हैं? देश के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री जी कोई बात करते हैं, आपका सांसद उन्हें गाली देता है, आप कंडेम करते हैं कि नहीं करते? हाँ या नहीं? देश के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर को कल आप हलाल हिंदू कह ये चरित्र है समाजवादी पार्टी का। देश के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर को हलाल हिंदू कह रही थी। कौन है फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर? हलाल हिंदू कह रही थी आप। कौन है फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर? कौन है? ये बैठे हुए हैं, ये कंडेम नहीं कर रहे कि नरेंद्र मोदी जी को इनके सांसद ने बहुत ही घटिया गंदी गाली दी है। ये व्यक्ति यहाँ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कौन है? पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कंडेम नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई? नहीं छोड़िए, आपसे मैं अर्थव्यवस्था की बात कर देती हूँ। बताइए कितना सोना इंपोर्ट होता है हर साल भारत में? बताइए कितना सोना इंपोर्ट होता है, कितना एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, कितने लाख करोड़ की हम सब्सिडी देते हैं उर्वरक के ऊपर? जवाब दीजिए। आप आज आप अर्थव्यवस्था डिस्कस करने बैठे हैं ना, उत्तर दीजिए। अनिला बेन अगर आपकी बात होगी मैं जवाब दे दूं। दीजिए। अनिला बेन, सबसे पहले तो आप भारत के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर माननीय अखिलेश यादव जी को कल आप हलाल हिंदू कह रही थी। ये तो आपकी भाषा है। जवाब दीजिए, जब इस पे आएंगे डिबेट पे तब करिएगा। आज अर्थव्यवस्था की भारत की बात हो रही है, आप उस पे बात करिए, आप उस पे बात करिए। आपको कोई उत्तर नहीं आता। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनको ये नहीं पता कि कितना सोना इंपोर्ट होता है, इनको ये नहीं पता कि कितना एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, इनको ये नहीं पता है कि उर्वरक पे जो भारत सरकार है कितनी सब्सिडी देती है। इन्हें कुछ नहीं मालूम है। इन्हें ये नहीं मालूम है कि जो लोग बाहर विदेश जाते हैं घूमने के लिए, कितना खर्चा आता है। और अगर हम कितनी नौकरी दिया है, वोकल फॉर लोकल इस्तेमाल करते हैं तो अर्थव्यवस्था में कितना मुनाफा होगा, इनको कुछ नहीं पता। गाली गलौज, माफिया गिरदी, डॉन गिरदी। क्योंकि अब सुन लीजिए कान खोल के, आप लोग केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ना आपको अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ पता है, ना राष्ट्रवादिता आपके अंदर है। आपको ABCD इकोनॉमी की नहीं पता है। आप मेरा और जो आज राष्ट्र का सिनेरियो है, ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारा राष्ट्र बचा हुआ है। और पाकिस्तान और एक मिनट रुकिए। श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए, इसीलिए अपील की गई है। पर आप लोग के समझ में नहीं आएगी क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हो रही है ना। अब माफियागिरी, डॉनगिरी की बात। अमीक जमाई जी, पहली बात तो आपने अभी कहा कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अखिलेश यादव, राहुल गांधी क्या है फिर? LOP तो वो है, आपने उनका पत्ता ही साफ कर दिया।
नहीं, वो तो मेरे नेता है, तो मैं अपने नेता की ही बात करूंगा रीमा जी। मैं तो थोड़ा लाइटर करने के लिए, अच्छा देखिए भविष्य में नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। भविष्य हमारे में नेताओं को आगे आना पड़ेगा। जब तक भाजपा इस देश में है, इस देश में संकट खत्म नहीं होगा। अरे उन्होंने आप कुछ देखिए आपसे रोजगार का आंकड़े मांगे, संकट, अनिला जी कृषि ने। संकट, विदेश नीति का संकट, कृषि संकट, सब अनिला सिंह जी की वजह से है, सब इनकी वजह से है। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी ये संकट इस देश में खत्म नहीं होता है, 15 दिन का फॉरेन रिजर्व छोड़कर आप लोग देश जा में- रहे थे, और आज जो है 7 बिलियन से भी ज्यादा है, और आप कह रहे देश बर्बाद हो रहा है। अरे उनके भाई, लड़के- इकोनॉमी के ऊपर डिबेट होनी उनके थी, लड़के कम आप से ही कम के मेंबर तैयारी ऑफ से तो आ पार्लियामेंट जाते। है। यहाँ पे उनके अतीक लड़के अहमद और आप ही मुख्तार के मेंबर अंसारी ऑफ के ऊपर पार्लियामेंट डिबेट है। नहीं होनी थी, या हिंदू अरे मुसलमानों के ऊपर उनके डिबेट नहीं लड़के- होनी थी, अर्थव्यवस्था पर डिबेट होनी अरे थी। उनके तैयारी से आएंगे, बेटवा- कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम यही है कि हमें रिसर्च करके और आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। ऐसे हवा में बोलना कि देश पीछे जा रहा है, देश धरातल में धकेल दिया गया है। अगर हम आंकड़ों पर बात करें, बेरोजगारी के चलिए आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, महंगाई के आंकड़ों पर बात कर लेते हैं अमीक जी, क्योंकि जनता आजकल बहुत पढ़ी लिखी है, सब जानती है। वाजपेयी जी आंकड़े बता दीजिए जरा, आपको तो सब याद रहता है। सीमा जी, आंकड़े अमीक भाई को भी याद है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इनकी चिंता का विषय क्या है। कल के पेपर में इन्होंने पढ़ा होगा कि मुस्लिम समाज के एमएलए 340 हुआ करते थे 2011 में, और अब रह गए 212। चिंता का विषय समझिए, कहाँ जा रहे हैं आप। सिवाय मोदी को क्रिटिसाइज करने से काम चलने वाला नहीं है अमीक भाई। ये आप मान के चलिए कि ये जनता पसंद नहीं कर रही है। मोदी जी ने कोई कसूर नहीं किया है, सिंपल एक भविष्य की चिंता से देश की जनता को रूबरू कराया है कि भाई ऐसा करना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ। क्या गलत है इसमें? भाई ये तो आप खुद ही कह रहे हो कि राहुल गांधी ने भी 13 दिन पहले ये बात कही है, तो अगर मोदी ने कह दी तो आप पीछे पड़ जाएंगे एक तरीके से। मतलब हमें नहीं समझ आ रहा किस तरह की राजनीति है। रोड मैप आपके पास क्या है? फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर तो आपने कह दिया, लेकिन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मोदी जी से सीखना पड़ेगा आपको, और उसको लागू करने पड़ेगा। सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, 24/7 काम करना पड़ता है, और देश की गरीब जनता को करके दिखाना पड़ता है। देश की जनता को जब मिलता है रिलीफ सरकार की तरफ से, तब वो महसूस करती है और बातों पर यकीन करती है। अभी एक मौका आया था आपके पास महिला बिल पे, क्या माहौल बना दिया आपने। तो जनता की तरफ मैसेज गया ना, और उसका नतीजा भी आपने देखा। ये युद्ध का संकट कोई सरकार लेके आई है क्या? कमाल हो गया भाई। ये वैश्विक संकट है, बार बार रीमा जी इसी बात को प्रचारित कर रही है, और ये बात सही है, ये बात इसका हकीकत है। जिम्मेदार कौन? हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सरकार का क्या रोल है उसमें? आप कह रहे हो विदेश प्रधानमंत्री, अगर इस वक्त ये विदेश नीति नहीं अपनाई जाती तो चुप रहे तो कहां हम पहुंचते। पल पल वैश्विक जो राजनीति है वो पलट रही है। अमित जी, वो पुरानी चीजों से नहीं चलेगा। आई एम सॉरी, आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, और अगर आप सुनने को तैयार नहीं हो, समझने को तैयार नहीं है, तो भूल जाइए सत्ता के सपने, भूल जाइए फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की बात। वैश्विक संकट है, सबको मिलकर उससे लड़ना पड़ेगा, उसके लिए उपाय ढूंढे जा रहे हैं। अगर ये संकट बढ़ता है तो फ्यूचर में हम लोग कैसे कोऑपरेट करके इससे निकलेंगे, जैसे कोरोना में निकले हैं। कोरोना में भी आपने इसी तरह क्रिटिसाइज किया। हम रास्ता बताते हैं, अंत में क्या हम मिला? रास्ता बताते हैं, कुछ मिला उसका? हम रास्ता बताते हैं, हम रास्ता बताते हैं, हम रास्ता बताते हैं। आपको अरे सर, रास्ता देखिए, सरकार में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, रास्ता तो उनको भी पता है ना, रास्ता पता है। लेकिन देखिए, जब भी कभी देश हित की बात हो और राष्ट्र किसी संकट में आ जाए तो सबको एकजुट होना ही चाहिए। सैयद जवाद, मैं आपको बता रहा हूँ, आ रही हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार सैयद जवाद से भी पूछ ले, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सैयद जवाद, अब मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी पर बात हो जाए क्या, या नेहरू पर? नहीं, आप या नहीं करनी? नहीं, आप इंदिरा गांधी पे बात करिए, नेहरू पे बात करिए, 70 साल पे बात सोना करिए। चांदी गिरवी रखने की बात अभी हो रही है क्या? रीमा जी, कुछ जवाब सुनना भी चाहेंगे या हर वक्त बीच में ही टोका टाके चलते रहेंगे? अच्छा, या आपकी सरकार से सवाल पूछेंगे? अच्छा, आप सबके बीच में क्यों बोलते हो? सरकार से सवाल सुनिए, तो आज की मौजूदा सरकार से सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा नेहरू जी से और इंदिरा जी से। हाँ, ये प्रधानमंत्री थे ना देश के, तो पूछना पड़ेगा। मनमोहन सिंह पे डिबेट करेंगी?
मनमोहन सिंह के कार्यकाल पे जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कार्यकाल मिला था, आपको याद है? 0.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से वो शख्स निकाल करके 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक लेकर के आया था। हम तो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे थे। बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी फिर। अब देखिए बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, फिर घोटालों की भी बात करनी पड़ेगी, फिर करप्शन के, फिर भ्रष्टाचार की बात करनी पड़ेगी, फिर सरकार क्यों हटी उसकी बात करनी पड़ेगी। बड़ी डिबेट हो जाएगी लंबी। रुक जाओ, आज की बात कर लो भाई। सुनिए, डिबेट लंबी ही होना चाहिए रीमा जी। तो आज की बात करते हैं ना फिर। अरे भाई, इकोनॉमी की बात करने के लिए इकोनॉमी को समझना भी तो जरूरत होता था। पकोड़े से इकोनॉमी समझाइए। हम आपको जब बता रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी ने आपको सचेत करवाया, हमेशा एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो देश हित में लोगों को या सरकार को आईना दिखाएं। तब तो आप ही लोग मजाक बना रहे थे उनका। उन्होंने भी तो यही बातें करी जो आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आप तो कह रहे लोगों का पैनिक फैला रहे। वो पैनिक फैलाना हुआ तो ये देश हित में बात को या लोगों तक पहुंचाना हुआ था। आप सुनते नहीं। आपके आगे तो चुनाव है। अब आपको कैसे जो है चुनाव हड़पना है, पंजाब का कैसे लूटना, उत्तर प्रदेश का। अभी तो आप आंकड़े बता रहे थे, अब आप राहुल गांधी का कसीदा पढ़ रहे हो। अभी आप मुझे इकोनॉमी समझा रहे थे, अब आप वही बात रिपीट कर रहे हो जो पहले बोल चुके हो। सुन तो लीजिए पूरी बात। मैंने सोचा था इकोनॉमी समझाओगे मुझे आप। हाँ, इकोनॉमी मैम किन चीजों पे चलती है? समझाओ पूरे ना। देश की 2 चीजों पे। डिमांड और सप्लाई पे। हमारे यहाँ डिमांड है, डिमांड हो रही है आजकल। पूछिए इनसे कितनी डिमांड है। और अभी गैस के ऊपर आंकड़े कह रही थी ये। हाँ, पूरी इकोनॉमी देश की चलती है। अब आप पढ़ती तो समझ में आता। अब सरकारी भोपू होने का नुकसान ये है कि उनको तेल की डिमांड है या नहीं, तेल की बात हो रही है ना। शादियों में लोग सोना चांदी खरीदते हैं, उसकी डिमांड की बात हो रही है। अच्छा, हमें कितनी ऑयल की जरूरत है? हमें पर डे कितने ऑयल की जरूरत है? हम कितना पर डे ऑयल खरीदते हैं? चलिए बताइए। कितनी गैस की हमें पर डे जरूरत है? हम कितनी खरीदते हैं? चलिए बताइए। बताइए अनिला सिंह जी, कितनी हमको हर साल हर पर डे हमें कितना तेल लेना पड़ता है? जरा बताइए। अभी तो आप ज्ञान क्या है? पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी ने डॉलर के अंदर करी है। वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रहार करने के अलावा वो कोई काम नहीं करते। ठीक है ना। दूसरी बात ये है, आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम उन 7 अपील की बात कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं अर्थव्यवस्था पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप मेरे को एक चीज समझा दीजिए जो ये 7 अपील से कनेक्टेड है। इन्फ्लेटेड जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, वो क्या होता है? ये जो 7 अपील है उन्हीं से कनेक्टेड है। लेट अस डिस्कस इकोनॉमी ओनली ना, हम अर्थव्यवस्था पे डिस्कशन करते हैं। अब बता दीजिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, और उसमें आपका उत्तर मिल जाएगा। जो आप गैस की बात कर रहे हैं आज की तारीख में, उसमें उत्तर मिल जाएगा। बताइए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है? आपने उत्तर दीजिए। ट्रेड डील करी ना आपको, आपने नहीं, आपने मुझसे पूछा कि पर डे आज की तारीख में पर डे खपत क्या है गैस कंजम्पशन की। मैं कह रही हूँ आप मुझे बता दीजिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, आपको खुद उत्तर मिल जाएगा। 18% हो गया, इस पे जश्न मना रहे हैं। 18% टैरिफ लगेगा। वो रीमा जी, उत्तर नहीं है इन लोगों के पास। इनको केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रहार करना है, क्योंकि राष्ट्रवादिता, राष्ट्र के नाम कोई भी चीज कही जाएगी उससे उल्टा चलना है। राहुल गांधी जी ने एक बार भी कभी भी ये नहीं कहा कि राष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। ये सब दिक्कत आ सकती है। अब मैं अपने पार्टी वर्कर्स को अगर बोला हो कि जाके अपने अपने क्षेत्र में बोलिए कि भाई जो अपील नरेंद्र मोदी जी ने करी है कि ये सारी चीजें जो है आप लोग फॉलो करो, कुछ नहीं। सही है जवाब बताओ। अभी नरेंद्र मोदी जी को समाजवादी पार्टी के सांसद ने बेहद गंदी गाली दी। उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं। बताइए क्या डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे थे भाई? रुकिए वो बता नहीं पा रहे। डिमांड और सप्लाई सही है जवाब। हाँ, ये बैठी हुई है और सही है जवाब। डिमांड बता दो। डिमांड हम कितना तेल खरीदते हैं? अरे भाई डिमांड क्या है हमारे देश में, बताइए ना तेल का। देश की खपत क्या है? अरे आप लोगों ने मजाक बना दिया देश का। तब तक देश का मजाक बनाते रहेंगे आप लोग, तब तक देश को उलझाते रहेंगे। आज नहीं वो किसान मरता रहेगा। अच्छा ठीक है, बताइए एक सवाल का जवाब मैं दूंगी, एक सवाल का जवाब आप दोगे। म्यूट करो भाई। हवाई बातें मत किया करें। सही है जवाब।
एक सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ, अब एक सवाल का जवाब आप दोगे, ठीक है। हमारे देश में तेल के बारे में बात करें तो हर दिन 55 लाख से 56 लाख बैरल तेल की खपत है, यानी कि ये डिमांड है। अब सप्लाई बताओ। चलो, जितना हमें जरूरत करना पड़ता है लगभग हमें इसका 25% रिजर्व रखना पड़ेगा। हम 25% रिजर्व रखते हैं। पड़ेगा नहीं पूछा मैंने। नहीं, 25% रिजर्व पड़ेगा नहीं पूछा मैंने आपको स्पेसिफिक डाटा बताया। अब आप बताओ ये क्या है, ये क्या है? पड़ेगा नहीं, कितनी सप्लाई है वो बताओ। अपने अरे मैडम सुनना नहीं चाह रही तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। सर हाइपर होने से कुछ नहीं होता है, सीधा जवाब दे दो। होने से मैम ये हो रहा है, इतनी देर की डिबेट में एक सवाल आपने सरकार से नहीं पूछा। सही जवाब, आपने एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने एक सवाल पूछा, अब आप बताओ उसका जवाब। हमारे पास देश में तेल की खपत कितनी होती है वो मैंने बताया। अब जरा बता दो रिजर्व और सप्लाई कितनी है। मैम हमारे यहाँ लगभग जो भी तेल हम लेते हैं 5.8 मिलियन मैट्रिक जो है वो हम लोग को तेल की जरूरत पड़ती है। हम लोग लेते हैं, उसका 25% रिजर्व जो है जो भी होता है वो हमको रखना पड़ता है। हम 25% रिजर्व ऑयल के अंदर हमारे कमी आ रही है। हम उस संकट की बात कर रहे हैं जिसके लिए हमको बाहर विदेशों से ऑयल लेना पड़ता है, रूस से हमको लेना पड़ता है। हमने लिया, सुनिए, यही बात हो रही है। सरकार से सुनिए मैडम, हम सरकार से ये नहीं कह रहे हैं, हम सरकार से सिर्फ निवेदन ये कर रहे हैं, अनुरोध ये कर रहे हैं कि जब भी कभी ऐसी संकट आए, ऐसे मौकों पे विशेष सत्र बुला करके सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए और हमारे देश के नागरिकों के प्रति ये पॉइंट है, ठीक है। और दूसरी बात जब सरकार के ऊपर संकट खड़ा हुआ है देश के साथ, हमेशा विपक्ष ने साथ दिया है, हर एक मौके पे खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल करने को आप लोग सोच लेते हैं कि अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं हो सकता, आदरणीय गृह मंत्री जी से सवाल नहीं हो सकता। भाई सवाल पूछ रहे हैं। अमीर जी आप भी सरकार के साथ हो गए, सही जवाब तो कह रहे हैं वो सरकार के साथ है, सिर्फ वो सवाल पूछ रहे हैं बेसिकली, लेकिन साथ में है वो। जब ऐसा करना पड़ेगा तो करेंगे। राहुल गांधी विदेश यात्राएं टालेंगे। रीमा जी देखिए, ईमानदारी से अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करिए, जब पाकिस्तान भारत का टकराव हुआ और जब जंग की बात आई, सबसे पहले पूरे देश में अगर कोई नेता थे वो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को फुल जो एक एक्सेस होती है, फुल जो ताकत होती है कि पूरा देश प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन मेरी बहन अनिला बहन यहाँ पे झूठ पे झूठ बोलती है, इनकी आदत में शुमार है, रोज लिखा करें डायरी में आज क्या 100 झूठ बोले इन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी आपने जब हमारी सेना आगे गई, पाकिस्तान आर्मी के एक हल्के से टाइट जवाब की वजह से आपने पूरी फौजों को सरेंडर करा दिया, पूरी फौजों को आपने वापस बुलवाया। इसलिए हम आपको समर्थन दें। देश के पूंजीपतियों को, गरीब लोगों को, भारत की जनता को परेशान करके पेट्रोल डीजल नयारा रिलायंस की रिफाइनरी से गुजरात से बेच के एक्सपोर्ट मार रहे हो, हम आपको समर्थन दें? कहां समर्थन दें आपको हम? आपका देश के पूंजीपति लोग, कॉर्पोरेट लोग, वो अमीर पे अमीर हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गरीबों, इस देश के लोगों रोजा रखो, व्रत रखो, भूखे रहो। अरे यही अमृत काल था। ये तो कहा ही नहीं अभी, ये तो कहा ही नहीं है अभी। अमृत काल में ये कब कहा है कि भूखे रहो, फास्ट रखो? चिड़िया, सोने की चिड़िया सहमी हुई है। ये नहीं कहा अभी, ये कब कहा है प्रधानमंत्री ने भूखे रहने के लिए? चिड़िया सहमी हुई है। सोना चांदी खरीदने की बात हो रही थी, विदेश ना जाने की बात हो रही थी, भूखे रहने की तो बात ही नहीं हुई। और देखिए अभी ना ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ हुई है अभी 2 दिन पहले, और सेना ने फिर साफ किया है कि ऑपरेशन अभी जारी है, युद्ध अभी जारी है। मेरे ख्याल से ये बात नहीं कहनी चाहिए थी अमीर जी कि हमने सेना को वापस बुला लिया, सेना को पीछे कर दिया। सेना डटी हुई है, अभी भी युद्ध जारी है सर आतंकवादियों के खिलाफ। हम पीछे नहीं हटे अभी भी, आज की डेट में भी। सरकार के पापा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जंग रुक जाए, जंग रोक दी हमने। और आपको कंफ्यूजन हो रहा है अमित जी, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। भूखे रहने की बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि भूखे रहो, पेट काटो एक वक्त का। माहौल बना नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा। माहौल जो बना रही है वाजपेयी जी, क्या हुआ वाजपेयी जी? आप बताओ किसने कहा था भूखे रहने के लिए? अरविंद जी, अमित बाबू भूल गए प्रधानमंत्री की, इन्होंने सुनी नहीं अपील, ये सुनना भी नहीं चाहते।
यही इनके अंदर दिक्कत है। देखिए प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदिए 1 साल तक, कार पुलिंग करके चलाइए, पेट्रोल बचाइए और विदेश यात्रा मत करिए। इसमें क्या नुकसान है? कारपूलिंग की बात तो हम लोग हमेशा अक्सर किया करते हैं और मेट्रो का जाल पूरी जगह पूरे विश्व में पूरे देश में फैला दिया है मोदी जी ने, तो उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भी अगर आप अमित भाई तो ये बात जनता, बार बार इस बात को कह रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं जनता की। जनता इस तरह के विरोध को सर्वथा कंडेम कर रही है, सर्वथा कंडेम कर रही है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा। संकट का समय है, संकट के समय में देश को अगर अपील की जा रही है, देश की वास्तु परिस्थिति से अगर रूबरू कराया जा रहा है, क्या इतराज है इसमें? नहीं, हमें नहीं समझ आया। आज आधे 1 घंटे की बहस में वाकई आप लोग कुछ नहीं बता पाएंगे, पिछले इतिहास में चले गए, लेकिन कोई रेलेवेंसी वाली बात आप लोगों ने बिल्कुल, और ये डिबेट भी पूरे देश में देखी जाती है। आप लोग कैसे विरोध कर, क्या हुआ है विरोध की बात, कौन सी आयतों में आ गई है? बल्कि ऑन द कंट्रेरी देखिए दर्शक और अमित जमाई जी, दर्शकों के लिए और आपके लिए मैं एक बार एक लाइन पढ़ दूं। 1951 में मई का ही समय था, अभी भी मई चल रहा है। 1951 में हुआ था कि जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोग सप्ताह में एक बार का भोजन छोड़ दें और बचा हुआ अनाज जो है वो भुखमरी वाले इलाकों में भेज दें। अब बर्बादी खाने की रोकने के लिए भी उन्होंने कहा था कि जो शादियां होती हैं उनमें भाई कम से कम लोगों को बुलाएं और वहां पर खाना कम से कम बनाएं, 2 डिश रखें, 1 डिश रखें। ये सब 1951 की बात है। फिर उसके बाद जब आई इंदिरा गांधी तो उन्होंने तो मतलब ऐसी बातें कर दी कि जबरदस्ती तरीके से लोगों की जेब काटी गई, उनका प्रोविडेंट फंड बंद किया गया, उनके डिविडेंड में से पैसे काटे गए। ये सब कब हुआ था? तबका भक्त है रीमा जी, 10 सेकंड। माना कि देश का एक 10% तबका प्रधानमंत्री मोदी का भक्त है, 10%, लेकिन जब 1951 की जब आप बात कर रही हैं, हमारा देश आजादी के बाद टूटा फूटा, इकोनॉमी ना इंडस्ट्री थी, ना हमारे पास कुछ ऐसा कुछ था कि हम इकोनॉमी को जनरेट कर सकते थे। ये उस समय की बात है। ओके। नौ उदारवादी नीतियों के बाद 1991 के बाद, नरसिम्हा राव जी की हुकूमत के बाद, मनमोहन सिंह जी के बतौर प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बतौर प्राइम मिनिस्टर, ये देश मुल्क दुनिया की इकोनॉमी में उछलकर सामने आया, हमारी ताकत सामने आई। सवाल यह कि फिर प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात क्यों कर रहे थे? वाजपेयी साहब जवाब नहीं दे पाए। दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी कौन है? एक मिनट, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी कौन है? एक मिनट। अगर ये युद्ध का संकट नहीं होता, ठीक है, तो हम नीचे आने की उस तरफ नहीं जाते। बिल्कुल नहीं। दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी कौन है सर? दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को बोला है क्या क्या नहीं करने के लिए। नंबर 1 ने भी बोला है, हम तो नंबर 4 पर हैं। अगर नहीं, सच बात है ये। मैं आपको पढ़ के बताऊं क्या क्या बोला है अमेरिका ने अपने नागरिकों को। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति एक साइकोपैथ है। अब ये बात आ गई, प्रधानमंत्री जी नहीं है, अभी इकोनॉमी की बात हो रही है, अभी साइकोपैथ। उसने डुबाया, उसने जंगे थोपी ईरान पे। अच्छा, नंबर 2 इकोनॉमी कौन है? नंबर 2 कौन है? हम नंबर 2 नंबर 3 नहीं। भारत कहाँ पे है? अरे सर 4 पर है हम। मैं ये कह रही हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सभी देशों ने इस वक्त अपने नागरिकों को वैश्विक संकट से निपटने के लिए सलाह दी है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी दुनिया के ऊपर जंग थोपने के जिम्मेदार है। अब बात ही अलग आ गई, फिर वो एक अलग मैटर है। मोदी जी ने क्यों तोड़ी? अमेरिका की दलाली में, अमेरिका की गुलामी में, इजराइल की गुलामी में। अनिला सिंह जी, क्यों? देखिए, ऐसा है कि इन लोगों से सेंसिबल बात करना यानी कि दीवार पे सर मारना, ये लोग माफियाओं की बात समझते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत होती है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पहले से अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना चाहते हैं, परंतु ये लोग चाहते हैं कि राष्ट्र जो है संकट में घिरे, जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान घिरे थे, और ये राजनीति करने का इनको मौका मिले। अभी ये दुनिया भर के इन्होंने चाइना का भी नाम लिया, तो मैं पूछना चाहती हूँ
जो कांग्रेस के भी प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हुए हैं, 85-87 यानी कि लेट 80s में भारत का जीडीपी और चाइना का जीडीपी जो है ऑलमोस्ट बराबर था पर कैपिटा, ऑलमोस्ट बराबर था। फिर भैया कांग्रेस ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? चाइना आज कहाँ सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और हमें स्ट्रगल करना पड़ा। ये फेलियर ऑफ पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस है। इस देश को दर्द में जो खड्डे में डालने का प्लानिंग की थी वो कांग्रेस की वजह से, और आज हमसे कह रहे हैं, हमारी तुलना कर रहे हैं चाइना से, अमेरिका से। अरे हम तो इनको इनसे ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं। सही है जवाब, वो ताकत है। ओके रीमा, मैं इकोनॉमिक के ऊपर एक किताब पढ़ रहा था, 0 to 1, ठीक है, रखी हुई है। उसमें द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर बहुत अच्छा चैप्टर है, मैं आपको दे दूंगा, पढ़िएगा बैठ करके। हालांकि किताबों से आपका ज्यादा लेना देना नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कही अनिल सिंह जी ने कि एक वक्त में हमारी इकोनॉमी चाइना की थी। आप बताएं क्यों हम पीछे, या आपकी जो मानसिकता वो पीछे इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो झूठ से शुरू होती है, नफरत पे रुकती है और जुल्म पे खत्म होती है। और हमारी जो है वो 60 साल से ज्यादा तो कांग्रेस और राजनीतिक दलों ने गलत किताबें पढ़ रहे हैं आजकल। जवाद साहब, उनको सही किताबें अगर पढ़नी है, मेरा वैसे किताबों से वास्ता है या नहीं वो अलग मैटर है, लेकिन सही किताबें नहीं पढ़ रहे हो। सही है जवाद, गलत किताबें पढ़ते हो, फिर गलत कोट करते हो। कांग्रेस का इतिहास पढ़ते नहीं हो। अभी बीजेपी तो इतिहास बनी नहीं है तो वो पढ़ते हो तो इसलिए गलत किताबें मत पढ़ा करो। सही किताबें मैं बताती हूँ, लिस्ट आज व्हाट्सएप चेक करना, मैं बताऊंगी सही किताबें कौन सी है पढ़ने के लिए, ठीक है? उनको पढ़ने के बाद जब डिबेट में आओगे ना तो फिर अच्छा बोल पाओगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए अब देखिए, देश में संकट कोई नहीं है। पहली बात, डरिए मत, और जो लोग आपको डरा रहे हैं उनसे भी मत डरिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आगाह किया जा रहा है बचत के लिए कि भाई कभी अगर ऐसा मौका आता है जैसा कि पूरी दुनिया में चल रहा है, उससे सिर्फ आश्वस्त रहिए और अपने आप को मजबूत कीजिए। सिर्फ एक लाइन की ये बात है। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।